नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 1 जून 2014 संडे। ये मेरा वीडियो है ये एक्सप्लेन करने के लिए मॉरिशस रूट की कुछ टेक्निकल डिटेल्स कि एग्जैक्टली कौन सा लॉ है, कौन सा क्लॉज है जिसके द्वारा मॉरिशस की कंपनियों को टैक्स छूट मिलती है, और दूसरा कि जो SEZ के कानून है उसके बारे में और कैसे SEZ के द्वारा बड़े पैमाने पे टैक्स इवेजन होता है। वो तीन चीज़ मैं यहाँ ये 20-25 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मॉरिशस रूट का जो ट्रीटी है उसको कहने के लिए कहा जाता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, पर वो डबल टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, वो एक्चुअली आउटराइट टैक्स इवेजन ट्रीटी बोलना चाहिए। डबल टैक्स अवॉइडेंस के लिए क्या ट्रीटी होती है, जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच है कि अमेरिका में इनकम टैक्स रेट 40% है, कनाडा में 60% है। तो यदि कोई कनाडा का सिटीज़न अमेरिका में पैसा कमाता है तो अमेरिका में उसने 40% टैक्स भरा, तो अब कनाडा की सरकार उसके पास सिर्फ 60-20 यानी सिर्फ 20% लेगी। और अमेरिका का नागरिक कनाडा में पैसा कमाता है तो कनाडा की सरकार ने 60% लिया, तो अब अमेरिका की सरकार उसके पास कुछ नहीं लेगी, क्योंकि ऑलरेडी हायर ऑफ द टू उसने अप्लाई होता है। तो इसमें तो अमेरिका को घाटा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों देशों की सरकारें हैं वो साल के एंड में बैठती है कि कितना टैक्स अमेरिका ने कनाडा वालों को दिया, कितना टैक्स कनाडा ने अमेरिका वालों को दिया, कनाडा के लोगों ने अमेरिका की सरकार को दिया, और फिर जो डिफरेंस आता है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पर ये मॉरिशस की ट्रीटी है वो ये नहीं कहती कि मॉरिशस में टैक्स भरा है तो इंडिया में कम भरना है, कि मॉरिशस में यदि 1% टैक्स भी भरा तो इंडिया में जो 30-35% टैक्स अप्लाई होता है वो सारा टैक्स माफ़ हो जाएगा, ऐसा इस ट्रीटी में लिखा है। अब कुछ लोग मुझे पूछते थे कि कहाँ लिखा है ये ट्रीटी में, तो फिर फाइनली हमने गूगल करके देखा। अब ये URL तो बहुत लंबी है, क्योंकि वो तो URL तो आमतौर पे पूरा इनकम टैक्स मतलब law.government.in बहुत है, इसलिए हमने दो टाइनी URL बनाई, tinyurl.com/rtrgrp01 rtrgrp राइट टू रिकॉल ग्रुप 01। तो आप ये टाइप करो अपने कंप्यूटर पे tinyurl.com/rtrgrp01, तो इस पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा और कौन सा कानून गैजेट में छाप के हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो 4 लाइन है जिसके द्वारा ये पूरा मॉरिशस रूट और SEZ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो 4 लाइन आपको RTR-GRP-02 पे मिलेगी। तो RTR-GRP पे आपको इंडियन मॉरिशस के बीच जो ट्रीटी हुई थी वो उसका ड्राफ्ट मिलेगा। अब वो ट्रीटी हुई थी 1982 में, तो कुछ लोग देवी इंदिरा अम्मा का दोष निकालते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी ट्रीटी बनाई, पर उनके टाइम पे एक पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रीटी बनाने के बाद एक दूसरा कानून लागू कर दिया कि विदेशी कंपनी भारत में शेयर नहीं खरीद सकती। तो मॉरिशस की कंपनी यदि शेयर खरीद के बेचती है तो उसे टैक्स नहीं भरना है, लेकिन मॉरिशस की कंपनी भारत में शेयर ही नहीं खरीद सकती, यानी नुकसान कुछ हुआ ही नहीं। राजीव गांधी ने भी वही कानून चालू रखा कि कोई विदेशी कंपनी भारत में शेयर नहीं खरीद सकती। 1992 में मनमोहन सिंह ने, क्योंकि वो अमेरिका का एजेंट था, उसने ये कानून बनाया कि अमेरिका की कंपनी भारत में शेयर खरीद सकती है, और उस समय उसने ये मॉरिशस की ट्रीटी कैंसिल नहीं की। इसलिए 1992 से घाटा होना शुरू हुआ। अब आर्टिकल, वो ट्रीटी में आप देखना आर्टिकल 13 और उसके क्लॉज 1, 2, 3, 4 वो चारों पढ़ने पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखे हैं जानबूझ के। और इस पे आप सर्च करो क्लैरिफिकेशन, वो आर्टिकल 29 के नीचे क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन में क्लॉज नंबर 3, तो आप tinyurl.com/rtrgrp01 टाइप करो, तो आपको ये आर्टिकल क्लॉज 1 to 4 में जो क्लॉज 4 है उसमें दिखेगा कि यदि कोई मॉरिशस की कंपनी शेयर खरीदती है, यानी शेयर यानी कोई भी चीज़ जो कि क्लॉज 1, 2, 3 में कवर नहीं होती, वो खरीदती है और बेचती है, और उससे जो कैपिटल गेंस हुआ उस पर 2 में से एक ही जगह उसको टैक्स भरना है। तो मॉरिशस में टैक्स रेट है 1% जो कि अब बढ़ के 3% हुआ, तो जाहिर है वो कंपनी मॉरिशस में ही भरेगी, और इससे भारत की सरकार को जो 30% टैक्स मिलना था वो अब नहीं मिलेगा।
तो अब इससे घाटा क्या हुआ? प्राइमा फेसी दो घाटे हैं। एक तो टैक्स क्या होता है, यदि सरकार ने कहा कि भाई राहुल मेहता को टैक्स नहीं भरना, उसका मतलब क्या होगा? आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं से सेना, पुलिस, अदालत, ये सारा खर्चा तो निकालना ही है। तो एक आदमी को टैक्स छूट दी, इसका मतलब होता है कि दूसरे आदमी पे ज़्यादा टैक्स डाला गया। तो जिस मॉरिशस की कंपनी को 30% टैक्स छूट दी गई, इसका मतलब कि किसी और पे 5 या 10 या 15% ज़्यादा टैक्स डाला गया। मान लो वो टैक्स छूट नहीं दी होती तो हर एक पे टैक्स रेट होता वो 25% होता, तो इस तरह से आपको 5% का बेनिफिट हो जाता। अब दूसरा रीज़न क्या है कि मॉरिशस के साथ ये ट्रीटी क्यों की? मॉरिशस की आबादी है 12 लाख, मुश्किल से 13 लाख। अब आप गूगल करना मॉरिशस के बारे में, तो मॉरिशस कंट्री का स्ट्रक्चर किस तरह से कि 12-15 लाख क्या आबादी का देश है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे खेती किसकी होती है? गन्ना की होती है, थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ वगैरह उगता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो पूरा द्वीप कैसे चल रहा है कि पूरे द्वीप है, वहाँ का करीब करीब एक एक आदमी या तो थोड़ी बहुत खेती कर रहा है या तो वो किसी ब्रिटेन की कंपनी का एम्प्लॉई है। ब्रिटेन की नेवी वहाँ पे रहती है, यानी किसी भी दिन वहाँ के सरकार को उड़ा सकती है वो। ब्रिटेन की नेवी मॉरिशस रूट पे हमेशा रहती है और वहाँ के लोग सोचते हैं कि भाई ये कंपनियों से तो हमको फ़ायदा है, ये कंपनियाँ आदि चली गई तो हम तो भूखे मर रहे थे, जंगलियों की तरह रह रहे थे, ये कंपनियाँ आ रही है हमको इतनी अच्छी नौकरी दे रही है। अब उन कंपनियों को पूरी दुनिया में लूट चलानी है, चलाने दो। और वहाँ पे अधिकतर कंपनियाँ हैं, जो बैंक है मॉरिशस के, वो सब रॉथस्चाइल्ड के हैं। रॉथस्चाइल्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। उसने वहाँ पे मॉरिशस में बैंक खोल के रखे हैं। तो वो पूरी जो ट्रीटी है वो एक लाइन में क्या है कि एक राजा, बड़ा राजा जब छोटे राजा को हरा देता है, कमज़ोर राजा को हरा देता है, तो कमज़ोर राजा को टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो पूरा रॉथस्चाइल्ड और बैंकिंग माफिया, इंटरनेशनल बैंकिंग माफिया, वो भारत एज ए कंट्री से टैक्स वसूल कर रहा है, पैसा वसूल कर रहा है। उस पैसे पे भारत सरकार को कोई किसी प्रकार का कैपिटल गेन्स टैक्स या इनकम टैक्स वसूलना नहीं है। वो कैसे बेनिफिट ले जा रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन करने का सबसे आसान तरीका है कि यदि जिसके पास गवर्नमेंट की इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, उसमें इनसाइड इंफॉर्मेशन के द्वारा कैपिटल गेन्स टैक्स हो सकता है। कैसे कि एक सामान्य सिद्धांत है शेयर बाजार का कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो दूसरे दिन शेयर के दाम बढ़ते हैं। 1-2% ही बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। मान लो इंटरेस्ट रेट है वो 9% का 10% हो गया, तो 2-3 दिन बाद सारे शेयर मार्केट का दाम वो 1-2% कम हो जाएगा, 5-7% कम हो जाएगा। एक सामान्य सिद्धांत है। तो जिस आदमी को पता है कि रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट 1% कम करने वाली है, कैसे पता? क्योंकि रॉथस्चाइल्ड की एजेंट ही है जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर बनते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड ने रघुराम गजनी को बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट है तुझे 1% घटाना है 2 दिन बाद, और उससे 2 दिन पहले उसने ढेर सारे शेयर खरीद लिए। 2 दिन बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उसकी वजह से शेयर मार्केट ऊपर गया और उसने अपने सारे शेयर बेच दिए। तो सीधा इस तरह से 1000-2000 करोड़ 5000 करोड़ का 2-3 दिन के अंदर ही कैपिटल गेंस हो गया। और वो कैपिटल गेंस वो भारत में हुआ। अब वो भारत के बाहर ले जाना चाहता है तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना, बदले में भारत सरकार को डॉलर भी देना पड़ेगा। तो जितने डॉलर आए हैं एनआरआई के द्वारा या एक्सपोर्ट के द्वारा, वो भी कंट्री से खाली करवाने हो तो उसके लिए भी मॉरिशस रूट है वो रॉथस्चाइल्ड वगैरह को काम आ सकता है। फिर दूसरा, यदि मॉरिशस रूट से जितना पैसा आया है उसमें 90% विदेशियों का है, भारत के लोगों का बहुत कम पैसा है। ये एक अफवाह खड़ी की गई है कि वो भारत के लोगों का पैसा है, ताकि हमको ऐसा लगे कि भाई भारतीय ही हमको लूट रहे हैं ना। क्योंकि जब हमको मान लो पब्लिक को ऐसा बताया जाए कि भाई विदेशी पैसा कमाएंगे और विदेशियों पे टैक्स भी नहीं डालना है, तो एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा। एक तरह की जो रूलिंग क्लास है उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज रूलिंग क्लास की इज्जत क्या है कि वो करप्ट है, पर कम से कम
एक आम आदमी रूलिंग क्लास को कैसे देखता है कि वो विदेशी का गुलाम तो नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चला कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जुडिशरी सब विदेशियों के गुलाम हैं, उनकी दया पे जीते हैं, उनकी दया से इलेक्शन जीतते हैं, तो उनकी इमेज खत्म हो जाएगी, उनकी पॉपुलेशन को रूल करने की, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की उनकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यानी ये सच्चाई की जो पूरा पॉलिटिकल इलीट है, इकोनॉमिक इलीट है, वो विदेशों का गुलाम बन चुका है, वो सच्चाई भी छिपाना जरूरी है। और वो सच्चाई छिपाने में मॉरिशस रूट के बारे में झूठ बोला गया कि मॉरिशस से जो पैसा आता है वो भारतीयों का ही पैसा है, वो विदेशियों का पैसा नहीं है। अधिकतर में मॉरिशस रूट से जो पैसा आ रहा है वो अधिकतर पैसा रॉथस्चाइल्ड वगैरह का है, वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में से ले जाते हैं, उनको भारत में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब मॉरिशस रूट के द्वारा भारतीय कंपनियां भी जो टैक्स चोरी करती है या टैक्स बचाती है, जो भी आपको बोलना हो, वो कैसे संभव है उसका मैं एक तरीका देता हूँ। 50 तरीके हैं और ये तरीका काफ़ी सिंप्लीफाइड है, मतलब बहुत सारे अकाउंटिंग डिटेल्स मैंने निकाल दिए हैं। ये बेसिक तरीका है कि मान लो किसी भारतीय कंपनी को, यहाँ पे बिल्डर है या व्यापारी है या कोई भी है, उसको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उसको 35% यानी 350 करोड़ टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो उसे टैक्स नहीं भरना है, ये उसका टैक्स हुआ 350 करोड़ टैक्स। सपोज इसको नहीं भरना है, तो एक तरीका क्या है कि मार्केट में कोई चीज़ है, कोई मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 1000 में बिक रहा है और इंडिया के अंदर भी 1000 में बिक रहा है, या इंटरनेशनल मार्केट में 1000 में बिक रहा है और यहाँ पे 1000 प्लस कस्टम ड्यूटी में बिक रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी मॉरिशस में कोई कंपनी खोलेगा। मॉरिशस की कंपनी वही सामान 1000 करोड़ में खरीदेगी और उसकी इंडियन कंपनी को 2000 करोड़ में बेचेगी, और वो इंडियन कंपनी फिर मार्केट में 1000 करोड़ में बेच देगी। यानी जो कॉमोडिटी आइटम्स उसने खरीदी, इंपोर्ट किया और बाद में सेल किया, उसमें उसको 1000 करोड़ का घाटा हुआ। तो ये जो बिजनेस प्रॉफिट था 1000 करोड़ का, वो 1000 करोड़ के बिजनेस लॉस से पूरा ज़ीरो हो गया, यानी उस पर टैक्स आएगा 0। अब ये पैसा वो मॉरिशस की कंपनी में ले गया, तो मॉरिशस की कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट से 1000 करोड़ में सामान खरीदा था, उसने इंडियन कंपनी को 2000 करोड़ में बेचा था, तो इसको हुआ 1000 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन मॉरिशस में तो इनकम टैक्स 1% 2% जितना ही है, तो थोड़ा बहुत ही होगा। और यदि वो प्रॉफिट उसको इंडिया लाना है तो वो कैसे लाएगा कि इंडिया में SEZ में एक कंपनी खोलेगा, वो कंपनी कुछ 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेगी मॉरिशस को, ये मॉरिशस वाली कंपनी है, वो 1000 करोड़ भारत भेज देगी, और ये SEZ की कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। टैक्स कितना आएगा, प्रैक्टिकली 0, क्योंकि SEZ में बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता, कुछ कुछ पे लगता है, अब वहाँ पे आया, वरना पहले SEZ में 100% इनकम टैक्स एग्जम्प्ट थी, अब वहाँ पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आया, पर तो भी SEZ में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस तरह से उसका 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, वो उसने मॉरिशस के जरिए वापस भारत में लाके टैक्स एग्जम्प्ट कर लिया। अब इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा क्यों भारत को नहीं हुआ, क्योंकि जितना फॉरेन एक्सचेंज उसने यहाँ पे SEZ जितना फॉरेन एक्सचेंज लाया, उतना SEZ ये कंपनी इंडियन 1 थी, उसने फॉरेन एक्सचेंज कंज्यूम कर रहा। इसलिए इतने सारे नाटक किए, मॉरिशस रूट, SEZ, उसके बावजूद भी आज भारत सरकार पे तो $300 बिलियन का डेट है। 20-24 साल से ये बात कही जा रही है कि ये करेंगे उससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ये करेंगे उससे फॉरेन एक्सचेंज आया। तो फॉरेन एक्सचेंज यदि आ रहा है तो अभी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज का डेट क्यों है $300 बिलियन का? तो जितने लाने के तरीके हैं उससे डबल तरीके फॉरेन एक्सचेंज देश में से वापस निकालने के हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो मॉरिशस रूट क्या है, कि मॉरिशस रूट ट्रीटी जो है उसका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 to 4, ट्रीटी के नीचे आर्टिकल 29 के नीचे आप पढ़ना क्लैरिफिकेशन नंबर 0.3, और वो URL आपको मुझे आएगा tinyurl.com RTR GRP 01। अब उपाय पे आते हैं।
तो कांग्रेस है वो मॉरिशस रूट की समर्थक है। उसने तो शुरू किया, मनमोहन सिंह ने शुरू किया और आज भी सारे नेता उसके समर्थक हैं। बीजेपी के वाजपेयी ने और यशवंत सिन्हा ने मॉरिशस रूट का 1992 से 1996 तक इन्होंने विरोध किया था। यशवंत सिन्हा स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक वरिष्ठ नेता थे। आरएसएस के जो बड़े नेता थे सरसंघचा, वो भी मॉरिशस रूट के बहुत बड़े विरोधी थे। उसके बाद 96 में वाजपेयी की सरकार बनाई, फिर उन्होंने पोखरण वो 2 किया, सरकार गिर गई। इसलिए 1998 में जब इलेक्शन हुआ तभी भी वो मॉरिशस रूट के विरोधी थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई आपने 2 साल में मॉरिशस रूट बंद क्यों नहीं किया? तो 50 तरह के बहानों के साथ साथ बोला कि हमको टाइम नहीं मिला। फिर 1998 में दोबारा सरकार बनी। तो सरकार के बनते कुछ 3-4 हफ्तों में ही वाजपेयी और ये सरसंघ चालक और ये यशवंत सिन्हा सब मॉरिशस रूट के सबसे बड़े समर्थक हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मॉरिशस रूट चालू होना चाहिए अष्टम पष्टम, इससे देश को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जबकि देश को घाटा ही हो रहा था। तो बीजेपी के नेताओं का हमेशा ये रहा है, ये जो एफडीआई आज हुआ 100% डिफेंस, वो मेरे लिए क्यों खास नई बात नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों को वाजपेयी की सरकार से थोड़ा बहुत परिचय है या जिन्होंने स्टेट लेवल पे बीजेपी सरकारों का अध्ययन किया, उन्होंने वो देखेंगे कि कांग्रेस की गलत नीतियों को जी भर के गालियां देना और लोगों को उकसाना, वो कभी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता है वो कभी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, वो लोगों को उकसाते हैं, उनका खून गर्म करेंगे और वो खून गर्म करके उसको वोट में कन्वर्ट कर देंगे। और वोट में कन्वर्ट करने के बाद एमपी एमएलए मिनिस्टर बन गए, उसके बाद जो कांग्रेस ने किया वो डबल फोर्स से करेंगे। उसमें हमेशा ये रहा, ये जो कांग्रेस ने 26% एफडीआई कर दी, यहाँ आने के साथ दूसरे दिन उसने 100% एफडीआई कर दी। इसी तरह से 6 साल तक यशवंत सिन्हा ने मॉरिशस रूट का विरोध किया। वो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बने 1998 में, उन्होंने मॉरिशस रूट का समर्थन करना शुरू किया, तो मॉरिशस रूट आज चालू है। मॉरिशस रूट के बारे में के खिलाफ सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया हो तो वो है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी। उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, केस जीत भी गए थे, लेकिन सुप्रीम में केस हार गए। आज़ादी बचाओ आंदोलन के ने केस फाइल किया था, सुप्रीम में केस हार गए, मॉरिशस रूट चालू रहा। उसके बाद बीजेपी ने मॉरिशस रूट का विरोध किया, लेकिन अब वो मिनिस्टर बन गए तो अब वो मॉरिशस रूट का समर्थन कर रहे हैं। फिर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने मॉरिशस रूट के विरोध में बोला, अब भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सारे कार्यकर्ता मॉरिशस रूट के समर्थक हो गए। वो उटपटांग बहाने देंगे मॉरिशस रूट का समर्थन करने में, ऐसे ऐसे बहाने कि अब तो मुझे उनके बहाने समझ में नहीं आते थे। पहले मुझे उनके बहाने समझ में आते थे कि भाई कांग्रेस सरकार मेरी बात नहीं मानने वाली, इसलिए हम इस मांग को करें। मैंने उनसे बात की अभी कुछ दिन पहले भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं की, भाई अखबार में एडवर्टाइज क्यों नहीं देते मॉरिशस रूट ख़त्म करने के लिए? इसके लिए आपको कौन सी स्वामी रामदेव जी की परमिशन की ज़रूरत है? आप यहाँ पे 10-15 मेंबर हो, 500,000 इकट्ठा करके अखबार के फ्रंट पेज पे छोटा सा एडवर्टाइज दे दो कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉरिशस रूट ख़त्म करना चाहिए वगैरह। तो पहले उनका बहाना था कि सरकार सुनने नहीं वाली, तो चलो वो बहाना मान लिया पहले, आज से मतलब 3-4 महीने पहले। अब क्या बहाना है उनके पास? तो अब वो कुछ ऐसे उटपटांग बहाने देते, वो आप ही उनसे पूछ लो, क्योंकि मेरी समझ में बाहर है। यानी अब तो इतने मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं वो बहाने के, मुझे याद भी नहीं रहते। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है, वो भी के कार्यकर्ता भी अब मॉरिशस रूट के समर्थक हो गए। आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल और ये उसके कार्यकर्ता सब, वो भी सब मॉरिशस रूट का समर्थन करते हैं कि हमें ये झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए, हमें झाड़ू पूरे हिंदुस्तान में फेरना चाहिए, मॉरिशस पे हमें झाड़ू नहीं फेरना चाहिए। पता नहीं मॉरिशस से उनको क्या लगाव है। तो फिलहाल मॉरिशस रूट के खिलाफ कोई काम कर रहा हो तो सिर्फ वो राइट टू रिकॉल ग्रुप है, मतलब मैं और मेरे थोड़े बहुत कार्यकर्ता है। और दूसरा, कुछ लोग पैसे भी दे रहे हैं कि भाई इनका मजाक उड़ाओ। तो बहुत सारे पोस्टर आज मैंने फेसबुक पे देखे कि वो मतलब उन्होंने राइट टू रिकॉल ग्रुप का हर तरह से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, वो मॉरिशस रूट के समर्थक है इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं और फिर उनको हमारा मजाक उड़ाने के पैसे भी मिलते हैं। तो उपाय क्या है? तो उपाय के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप tinyurl.com/rtrgrp02 ये टाइप कीजिए, tinyurl.com/rtrgrp2। उसमें एक 4 लाइन का क्लॉज है, वो गैजेट में छप जाए, यानी प्रॉब्लम सॉल्व। वो 4 लाइन क्या कहती है कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, वो मॉरिशस की हो या भारत की हो या सिंगापुर की हो या किसी भी देश की हो, वो SEZ के हो या SEZ के बाहर हो, उसके ऊपर
समान टैक्स लगेगा। और इनकम टैक्स एक्ट का यदि कोई क्लॉज कहता है या कोई और ट्रीटी कहती है या कोई और एक्ट कहता है कि उन पे कम टैक्स लगेगा, तो वो क्लॉज आज के बाद रद्द माना जाएगा। यानी कानून में कहीं एक बार छप गया कि ये है और इसके खिलाफ जो है वो रद्द है, यानी वो ऑटोमेटिकली रद्द हो गया। यानी आर्टिकल 13 है वो पूरा कैंसिल हो गया, इसके नीचे का क्लैरिफिकेशन कैंसिल हो गया। इनकम टैक्स एक्ट में आर्टिकल 90 है, सेक्शन 90 है, सेक्शन 91 है, वो सारे ऑटोमेटिकली इससे वॉइड हो गए ये 4 लाइन लिखने से। तो ये 4 लाइन लिखने से मॉरिशस रूट ख़त्म कर सकते हैं और SEZ भी खत्म, मतलब SEZ खत्म नहीं कर रहे हैं, नहीं, SEZ को जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो खत्म करना है। SEZ में जो कंपनियां चल रही है उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनियों को सारा बंद करना है, SEZ की कंपनियों को जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो सबको खत्म करना है। अब अभी कुछ दिन पहले पेड न्यूज़ ने ये कहा कि मॉरिशस रूट के संबंध में एक बहुत बड़ी प्रगति हुई। वो क्या प्रगति हुई कि अब मॉरिशस की सरकार है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन इंडिया को ऑटोमेटिकली देगी। तो मुझे लोगों को समझाना पड़ा कि इसमें फ़ायदा मॉरिशस की सरकार का है, भारत की सरकार का कुछ नहीं है। मॉरिशस की सरकार का फ़ायदा कैसे है कि मान लो कोई भारत की कंपनी ने 1000 करोड़, सॉरी, कोई मॉरिशस की कंपनी ने भारत में 1000 करोड़ रुपया कमाया, तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो भारत में 350 करोड़ टैक्स भरे या तो वो मॉरिशस में 30 करोड़ टैक्स भरे, मॉरिशस और इंडिया। तो जाहिर है वो मॉरिशस में 30 करोड़ टैक्स भरेगी। तो वो कंपनियां क्या करती थी कुछ कि वो इंडिया में टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तब लिखेंगे कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट, मॉरिशस में 30 करोड़ टैक्स भरा, यानी एज पर मॉरिशस DTAT ट्रीटी आर्टिकल 13 क्लॉज 4 हमें टैक्स 0 भरना है, ये रिटर्न फाइल कर देती थी और फिर मॉरिशस में 30 करोड़ भरती नहीं थी। अब जब मॉरिशस की सरकार टैक्स इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, तो जब पता चलेगा कि 30 करोड़ नहीं भरे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस निकालेगी, इसका मतलब कि अब उन्हें मॉरिशस में 30 करोड़ भरना पड़ेगा। तो फायदा मॉरिशस की सरकार को, और मॉरिशस की सरकार को जो पैसा जाता है वो सीधा रॉथस्चाइल्ड के खाते में कैसे जाता है कि मॉरिशस की पूरी सरकार है, पूरा देश है वो रॉथस्चाइल्ड चलाता है। वहाँ पे और कुछ होता ही नहीं है, एक चीनी उगती है, चीनी के सिवा वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ पे चीनी के सिवा जितना भी कारोबार होता है, धंधा है, पॉलिटिक्स है, वो सब वहाँ पे ब्रिटेन की कंपनियाँ चलाते हैं। तो ऑटोमेटिकली तो इससे होगा क्या कि ये जो टैक्स है वो पहले मॉरिशस सरकार के खाते में जाएगा, वहाँ से फिर ब्रिटेन के कंपनियों के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मॉरिशस, मैं समराइज़ करूँगा कि मॉरिशस रूट से भारत को बहुत नुकसान जा रहा है। 4 लाइन यदि हम छाप दें गैजेट में तो मॉरिशस रूट ख़त्म हो सकता है। SEZ के को जो नेफेरियस, जो गलत उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। ये बहुत आसान काम है। वास्तविकता ये है कि ये सरकार को, नई सरकार जो है मोदी की सरकार को, उसे करना नहीं है, वरना उसने मॉरिशस रूट ख़त्म करना होता तो जिस दिन वो PM डेजिग्नेट बने या तो जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसके दूसरे तीसरे दिन ख़त्म कर सकते थे। लेकिन 100% FDI के लिए टाइम है उनके पास, लेकिन मॉरिशस रूट ख़त्म करने के लिए टाइम नहीं है। और ये वाजपेयी वाला सीन है, वाजपेयी तो 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने 6 साल में कुछ नहीं किया मॉरिशस रूट ख़त्म करने के लिए। ऊपर से यशवंत सिन्हा ने तो हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, उन्होंने, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल किया कि भाई ये हाईकोर्ट का जजमेंट कैंसिल करो। हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मॉरिशस की कंपनियों पे भी टैक्स डालना चाहिए, तो यशवंत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस फाइल करवाया कि हाईकोर्ट के जजमेंट को कैंसिल करो। तो ये मॉरिशस रूट को कैंसिल नहीं कर पाए। तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं कि जिन लोगों को मॉरिशस रूट को कैंसिल करना है वो अपने MP को SMS से ये ऑर्डर भेजे। क्या है ऑर्डर? tinyurl.com/rtrgrp02। आप अपने MP को ये SMS से ऑर्डर भेजो, और यदि 40-50 करोड़ लोग इस तरह से SMS से ऑर्डर भेजते हैं तो मॉरिशस रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। धन्यवाद।